आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सर, यूपी की सियासत में एक जो सबसे अहम मुद्दा है राम मंदिर का, तो अकाली दल अगर आती है यूपी में तो मंदिर के लिए क्या करेगी? मुद्दा ये रहेगा कि किसी भी तरीके से अमन चैन और इकट्ठे होकर एक चीज को डेवलप करें। से अकाली दल आप बता रहे हैं 2014 से यूपी में काम कर रही है, लेकिन चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या चंद्रशेखर रावण से कोई दिक्कत होगी? चंद्रशेखर रावण से हमारी पार्टी को तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का दिक्कत। लेकिन जिस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, इन लोगों का दबदबा रहा है, इनके बीच में खुद को साबित करना क्या लगता है कि एक चुनौती होगी? डेफिनेटली दबदबे के बीच में आपके काम करना एक अपने आप में दबदबा होता है, और अकाली दल बहुत जोरों शोरों से इलेक्शन लड़ने वाला है यूपी के अंदर। तो क्या लगता है कि महागठबंधन बनने के बाद मोदी लहर को रोकना संभव होगा? तो रोकना ना रोकना कोशिश करना विपक्ष की एक हक भी बनता है उनका कि हाँ डेफिनेटली हमें कोशिश करें, पर वी आर ट्राइंग हार्ड और हम इसमें से विजय होके ही निकलें। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। देश में चुनावी माहौल है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इन चुनावी माहौल के बीच देश में एक और कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है मीटू कैंपेन। मीटू कैंपेन में फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे राजनीतिक जगत के लोग हों या फिर मीडिया जगत के लोग, सभी का नाम धीरे धीरे इसमें सामने आ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अकाली दल उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र सिंह जस्सर साहब। स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप यूपी में अकाली दल को मजबूती से आने के लिए पेश कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। यूपी में अकाली दल 2014 में ही आ गया था, कायदे में देखा जाए तो 2014 में वी हैव बीन एक्टिव इन द स्टेट। पर उस समय हमारी जो राजनीति थी, उस समय एक निर्देश था हमारे पास जिसके अंदर हमें कहा गया था कि वी हैव टू फाइट द इलेक्शन जॉइंटली। बट अब कुछ फैसले पार्टी ने लिए हैं कि इंडिपेंडेंट फाइट भी करेंगे, तो उसको लेते हुए यूपी में हम एक्टिव हो रहे हैं। हमने सारे यूपी में नेटवर्किंग अपनी बनाई है एंड बड़ी एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समागम हो रहे हैं, सिख रैलीज हो रही हैं और इकट्ठे होकर इस चीज़ को आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, इन लोगों का दबदबा रहा है अभी तक, इनके बीच में खुद को साबित करना क्या लगता है कि एक चुनौती होगी? देखिए, चुनौती के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। डेफिनेटली दबदबे के बीच में आके काम करना एक अपने आप में दबदबा होता है, और अगर उनकी चुनौती नहीं रहेगी तो चुनौती के बिना कोई भी चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, अपने आप को प्रूफ करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो चुनौती है, बट हम पूरी तरह से तैयार हैं। अकाली दल इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, और अकाली दल बहुत जोरों शोरों से इलेक्शन लड़ने वाला है यूपी के अंदर। क्या लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ी जाएगी? अभी तक जो हमने कंफर्मेशन दी है, लगभग 200 सीट्स हैं जहां पे हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे, और 45 सीट ऐसी हैं जो हमारे हक में आ सकती है। बाकी सीटों पे भी हम बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। ये ऑलरेडी हमारे प्रधान जो प्रभारी हैं प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब, उन्होंने बताया था कि हम एक्टिवली कर रहे हैं, बट कुछ जगह पे ऐसे है जिस पे हमारा रोल बहुत मैटर करता है कि वेदर उसमें विनर कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उस चीज़ को लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तरह से महागठबंधन बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो क्या लगता है कि महागठबंधन मोदी लहर को रोकने के लिए जो ये रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन बनने से पहले ही एनसीपी के अंदर जो है दरार आ गया। शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, तारिक अनवर ने वो पार्टी छोड़ दी, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में जा रहे हैं और बिहार का वो बहुत बड़ा चेहरा बनेंगे। तो क्या लगता है कि महागठबंधन बनने के बाद मोदी लहर को रोकना संभव होगा? देखिए, मोदी लहर एक लहर ऐसी लहर नहीं है जो कि रातों रात क्रिएट हो गई हो। एक टाइम लगा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कार्यकाल हुआ है, बहुत बड़ा एफर्ट लगा है, प्रूफ किया गया है कि इस लहर को जस्टिफाई वे में आगे ले जाया जाए। और ये आपका और मेरा निर्णय नहीं है, ये जनता का निर्णय है। और हमारी पार्टी सिर्फ उसी जगह पे काम करती है जहाँ पे उनको लगा है कि जनता ने इसको एक जस्टिफाइड वे में माना है कि इस पार्टी ने काम किया है। तो रोकना ना रोकना कोशिश करना विपक्ष की एक हक भी बनता है उनका कि हाँ डेफिनेटली हमें कोशिश करें, पर वी आर ट्राइंग हार्ड और हम इसमें से विजय होके ही निकलेंगे। तो अकाली दल अकेले चुनाव लड़ेगी या बीजेपी के साथ जाएगी या महागठबंधन के साथ जाएगी? देखिए, अभी इट इज़ टू अर्ली। हम अपनी पार्टी, हर पार्टी को एक राइट भी होता है एक्सपेंशन का, और चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है।
और चेंज के अंदर अकाली दल चेंज है कि एक्सपैंड कर रही है और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी। 100% हमने डिक्लेयर कर दिया, यूपी में हम इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, हरियाणा में लड़ रहे हैं, 5 स्टेट्स में लड़ रहे हैं। और लड़ने के बाद ये हाईकमांड का फैसला है, ये हमारे सीनियर्स का फैसला है कि हम क्या उसमें निर्णय लेते हैं। इट इज़ टू अर्ली टू से ऑन दैट। अभी मनजीत सिंह जीके जी जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो अमेरिका गए थे और कुछ खालिस्तानी लोगों ने उन पर जो है हमला किया। किस तरह देखते हैं? देखिए, मनजीत सिंह जीके ही इज़ अ पर्सनैलिटी जिन्होंने सिख समाज को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड लेवल पे। दिल्ली से निकल के पूरे वर्ल्ड में जाके अपना मैसेज देना सिखिज़म का, एक रिप्रेजेंटेटिव गए हैं। और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाली दल के साथ एसोसिएटेड है, तो उसके अंदर उनका जाना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि उनके ऊपर कोई अटैक हुआ है। आप जाएंगे, जिन लोगों को तकलीफ होगी कि हम एक सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं और उसके लिए हम सच्ची सपोर्ट पीछे दे रहे हैं, और उसके अंदर अगर कोई भी नेगेटिव एक्शन या कोई भी नेगेटिव हर्डल आता है, तो हर्डल के बिना आज तक इस मुल्क की राजनीति रही है, पूरे वर्ल्ड की राजनीति रही है कि कोई कामयाब नहीं हुआ है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स कोशिश करती हैं उसको रोकने की, पर आई डोंट थिंक सो कि वो रोक पाएंगे। सिद्धू साहब के पाकिस्तान के दौरे को आप किस तरह देखते हैं? सिद्धू साहब के पाकिस्तान के दौरे को जो एक आम हिंदुस्तानी ने देखा है, अगर कहीं पे भी जबकि एक स्पोर्ट्स माहौल बहुत हेल्दी माहौल होता है, लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स कंपटीशन खेल रहे हैं, वहाँ पे भी एक एग्रेशन रहता है दोनों का। हालांकि वो दिल से नहीं होता, बहुत एंटरटेनिंग वे में होता है। तो एक आम आदमी अगर उसमें किसी चीज़ की फेवर कर रहा है, वो मैटर करता है। बट ये तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है सिद्धू साहब, उनका वहाँ पे जाके एक हल्का सा मूवमेंट लेना पूरे देश को इम्पैक्ट करता है इस चीज़ का। और मेरा तो यही कहना है, अगर वो पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करता है, तो चाहे वो कोई भी पार्टी है, चाहे कुछ भी है, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव है कहीं जाके, तो ये तो इतना सेंसिटिव मुद्दा है, नेगेटिव वे में वो डबल इम्पैक्ट करता है। और वो आई डोंट थिंक सो कि बिना एक अच्छी सोच समझ और मीटिंग के बाद और प्रोटोकॉल इंटरनेशनल के तहत कोई कमेंट करना, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच अ वाइस पर्सन। लेकिन ये ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अंतिम संस्कार चल रहा था दिल्ली में, और सिद्धू साहब पाकिस्तान गए थे। तो कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन की तरह उठाया था इस मुद्दे को, और ये कहा गया था सिद्धू माफ़ी मांगे। लेकिन उनके तरफ से जवाब आया था कि ये मेरा अपना पर्सनल था। जहाँ तक माफ़ी मांगने का सवाल है, ये माफ़ी कभी बाहर से नहीं होती है, अंदर से होती है। अगर आप किसी चीज़ का रिग्रेट है तो आप माफ़ी मांगेंगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांग रहे, आई डोंट थिंक सो रिग्रेट महसूस करते हैं इस चीज़ का। हाँ, हालांकि जो इंसान, जिस शख्सियत, जो इतनी बड़ी हस्ती ने पूरी उम्र इस मुल्क को दे दी हो और आज वो छोड़ के हमें गए हैं, उस समय उनका होना या उस न्यूज़ मिलने के बाद आना वहाँ पे बहुत ज़रूरी बनता था। और कोई भी इंसान है, सारे हर लोग एक जम के बढ़ के इस श्रद्धांजलि में शामिल हुए हैं। सिद्धू जी को भी होना चाहिए। चूँकि अकाली और बीजेपी गठबंधन में है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जनता में एक रोष देखने को मिल रहा है? क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी चुनावी प्रचार कर रहे थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो कहीं ना कहीं देश की जनता से तमाम वादे किए थे उन्होंने, और अब जो है देश की जनता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जुमला था। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या लगता है कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल के प्राइजेस रोज़मर्रा ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं एक आम इंसान के, और ये एक ऐसी चीज़ है, एसेंशियल कमोडिटी है, जिसके बिना पूरे देश का चक्का रुक जाता है। अब उस समय मोदी जी ने जो कमेंट किया, वो इस देश के हक में था कि जब भी वो आएंगे, हर चीज़ को इस हिसाब से कंट्रोल करेंगे कि आम आदमी को इम्पैक्ट ना करे, वो किसी तरीके से आम जनता को ना इम्पैक्ट करे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करते हैं फिगर्स के तौर पे, तो एक दिन एक मूवमेंट के ऊपर 13,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट लॉस जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। आज अगर मैं अपनी जनता को, या मोदी जी तो बहुत बड़ी डिसीजन मेकर हैं, अगर उसके अंदर वो एक ज़रा सा भी डिसीजन गलत लेते हैं, तो 13,000 करोड़ का खामियाना जो ये भर जाता है कि आम जनता को चूटी काट के कैसे पूरा किया जाएगा। ये वक्त की इस समय एक मूवमेंट है कि जो कि अनफॉर्चुनेट है कि हमारा देश जूझ रहा है महंगाई से, लेकिन बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। स्टेट को बोला गया है टैक्सेस कम करने के लिए,
स्टेट ने किए भी हैं टैक्सेस कम करने के लिए, कंपनीज को बोला गया है टैक्स कम करने के लिए, कंपनीज ने भी मदद डाली है। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे को जो चीज़ हमारे बेकाबू है जो हमें लानी पड़ती है यहाँ पे, आई थिंक जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो उसको इन्वॉल्व हैं लाने के लिए, पूरी कोशिश कर रही हैं कि इसको किसी तरीके से नीचे लाया जाए और कोशिश रहेगी कि इसको पॉजिटिव वे में ही लाएं। लेकिन विपक्ष लगातार हमले करता है कि 30 रुपए में लीटर मिलने वाला पेट्रोल जो है आज 80 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर, यहाँ तक कि 90 रुपये लीटर बिक रहा है कई कई राज्यों में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या विपक्ष देश की जनता को बरगला रहा है? देखिए, बरगलाना, जनता बहुत समझदार है। आज की जनता वैसी जनता नहीं है जिसको कोई बरगला सकता है। यूथ इस देश का पूरे वर्ल्ड में इफेक्टिव यूथ है और उसको बरगलाना एक आम कोई सीनियर से सीनियर बंदा ना तो चाहेगा और ना ही पॉसिबल है इस चीज़ को बरगलाना। कोशिश ये रहती है कि अगर कोई भी हॉट मुद्दा उठता है उसके ऊपर, चाहे वो पेट्रोल डीजल है, चाहे कोई राजनीतिक मुद्दा है, चाहे कोई रिलीजियस मुद्दा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं, अपोजिशन के आते हैं और उस चीज़ को प्रैक्टिकली जनता जानती है कि ये चीज़ एक पॉलिटिकल लीडर के हाथ में नहीं है कि उसको कंट्रोल करे या ना करे। जनता अपने आप जवाब देती है उस बात का, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो कंट्रोल किसी वजह से हो सकता है तो मेरे ख्याल से मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट पूरी सक्षम है उसको कंट्रोल करने के लिए, डेफिनेटली करेगी। अभी कहा गया कि 2.5 रुपये स्टेट गवर्नमेंट जो है कम करेगी और 2.5 रुपये केंद्र सरकार कम करेगी, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी सरकार है। स्टेट का एक अपना मुद्दा होता है, स्टेट मैटर खुद डिस्कस करती है। सेंटर ने जो कट देना था उसको दे चुकी है। उसके बाद स्टेट के ऊपर मैटर करता है कि उसको किस लेवल पे आम जनता के ऊपर बर्डन डालती है, नहीं डालती है। इस चीज़ को हम रिक्वेस्ट के तौर पे भी कहते हैं और आम जनता को जितना रिलीफ मिल सकता है, जो भी रूलिंग पार्टी है वहाँ की, उसको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उसको कंट्रोल करके जो बेस्ट जनता के लिए कर सकते हैं। लेकिन सर, जितने बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने कम किए, लेकिन केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कम नहीं किए। और जबकि दिल्ली सरकार हमेशा से कहती है कि वो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं आम जनता की सुनती है। लेकिन इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। तो किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, अगर केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी हैं और आम आदमी की मुद्दे को वो समझते हैं, तो क्या आम आदमी कहता है कि आप रेट ना कम करें? आम आदमी तो डेफिनेटली कहता है कि रेट कम करें। अब वो उसको बाकी स्टेट्स अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं टैक्सेस का और रिलीफ दे रहे हैं, तो उन्होंने भी कोई ना कोई मदद करने के लिए जो एक जस्टिफाइड वे है उसके अंदर रास्ता निकाला है। इसका रास्ता तो इनको निकालना भी चाहिए हर हालत में। आम आदमी कभी नहीं कहता कि आप रेट कम ना करें, डेफिनेटली कम करें। आम आदमी की तो एक ज़रूरत है। जो आदमी एक लिमिटेड तनख्वाह में अपने बच्चे पाल रहा है, अपने गुजारे कर रहा है और जिसकी गिनती बहुत हाई तादाद में है, वो क्यों नहीं चाहेगा कि रेट कम हो? और वो केजरीवाल जी को आज आप एक काम कीजिए, एक SMS के थ्रू एक वोटिंग करा लीजिए, सारा स्टेट लिख के भेजेगा रेट कम कीजिए। पर करना ना करना तो फैसला उनके ऊपर है ना। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है दिल्ली में, तब से शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो गई है, हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक हो गई है। लेकिन अभी हम ही गए थे हॉस्पिटल के अंदर, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंदर गए थे, एक बेड पे 2-2 मरीज लेटे हुए थे। और जिस तरह की अगर सफाई की व्यवस्था देखी जाए या फिर डॉक्टरों की देखी जाए, तो काफ़ी ढीला रवैया जो है उन लोगों की तरफ से देखने को मिला। तो जो एक तरफ से दिल्ली सरकार दावा करती है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है और ज़मीनी स्तर पे कुछ और देखने को मिलता है, तो क्या ये दावे जो है खोखले हैं? देखिए, जैसे आपने खुद भी देखा और हमने भी अपने लेवल पे जो सर्वेस किए हैं, कमिटमेंट्स उस हिसाब से नहीं फुलफिल हुई हैं जिस हिसाब से कमिटमेंट्स की गई थी। अब आने वाले टाइम में इतना टाइम ही नहीं बचा है कि जो कमिटमेंट्स इन्होंने दी हैं वो ऑनर हो पाएँ। आई एम डाउटफुल ऑन दैट पार्ट। अगर वो हो पाती हैं आने वाले टाइम में, ये एक मुद्दा है। और पीछे जो नहीं हुई हैं उसमें जो जनता सफ़र कर रही है ऑलरेडी, वो अपने आप में ही टाइम गवा चुकी है सरकार। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने कहा था उसके हिसाब से फुल कमिटमेंट्स 100% नहीं कर पाए। जसर जी, एक मुद्दा देश में आजकल खूब चल रहा है, मी टू, और जिसके लपेटे में चाहे वो फिल्म जगत के लोग हों, राजनेता हों या फिर मीडिया के लोग हों, लगातार आ रहे हैं। अभी MJ अकबर जो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री थे, उनका नाम इसमें सामने आया और कल इन्होंने फाइनली इस्तीफा दे दिया।
तो ये जो मीटू कैंपेन चल रहा है और कई पुराने पुराने मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं, पुराने पुराने जो जितने भी आरोप में सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है इस पर एक कानून बनाने की ज़रूरत है? मीटू जो मुद्दा है उसकी अभी तक कॉन्क्रीट कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी होना पॉसिबल ही नहीं है। मीटू एक एलिगेशन जो डाले हैं, कुछ जगह ये मुद्दे लगे हैं, उस चीज़ के ऊपर जो जेन्युइन पीड़ित लोग हैं जिनके ऊपर ये इम्पैक्ट हुआ है इस चीज़ का, वो चीज़ को आगे लाना और उस चीज़ को एक सिस्टमाइज्ड वे में कानूनी तौर पे उस चीज़ के ऊपर कोई लॉ फॉर्म करना, आई थिंक अगर वो जेन्युइन पीड़ित को इफेक्ट करता है, रिलीफ देता है, वो उस चीज़ को हमारी पार्टी भी और हर बंदा इनकरेज करेगा, उस चीज़ को आना भी चाहिए। दूसरी तरफ अमर सिंह हैं, अमर सिंह ने कहा है कि अगर जयाप्रदा आरोप लगाती है मीटू का तो आजम खान जेल में होंगे। सीधे सीधे उन्होंने आजम खान पर हमला बोला है, कैसे कहेंगे? ये वही मुद्दा है कि अगर किसी भी तरीके से मीटू अगर कहता है कि हाँ जी हम पीड़ित हैं, इफेक्टेड हैं, उसके ऊपर एक जांच होगी, जांच के ऊपर एक सिस्टम है जो फॉलो किया जाएगा। सिस्टम फॉलो होने के बाद अगर वो किसी चीज़ को प्रूफ होता है तो डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी अ लॉ व्हिच हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दैट। मोदी सरकार को आप कितना नंबर देंगे इन 4.5 सालों में? मोदी सरकार हमारे अलावा आप जनता से पूछ सकते हैं कितना नंबर देंगे। हर जगह, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में मोदी सरकार कितनी इफेक्टिव रही है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मोदी सरकार इज़ समथिंग विच हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, और हमारी पार्टी इसी बात के लिए मोदी सरकार के साथ शुरू से ही रही है कि अगर कोई जेन्युइन पार्टी इस मुल्क को ट्रांसफॉर्म कर रही है तो पूरे देश को मिलकर इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए। पार्टी बाद में है, देश पहले है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि देश पहले है, और जो कुछ वो करते हैं जब से आए हैं, आई डोंट थिंक सो उन्होंने कभी छुट्टी भी ली हो, और कभी इसके ऊपर हमारी पार्टी ने अनडाउटेडली जहां पे भी हमारी पार्टी रिप्रेजेंटेशन दे सकती है मोदी जी के फेवर में, वो दिया है। क्यों? क्योंकि पूरा समाज इस बात का गवाह है कि आज किस जगह पे इस मुल्क की प्रेजेंटेशन हो गई है, और बिना बताए इस बात को जानना ज़रूरी नहीं है कि भाई कौन क्या कहता है। एक सेल्फ स्पोकन लैंग्वेज होती है जो अपने आप में एक वेव बन जाती है, और पिछले टेन्योर ये 4 साल के अंदर क्या वेव बनी है सारा मुल्क जानता है, सारा देश जानता है, सारी धरती जानती है इस बात को, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं। तो लेकिन सर अगर ऐसा वाकई में है तो 2014 में आपने देखा होगा मोदी जी के एक हमशक्ल हैं सहारनपुर के पाठक जी, उन्होंने खूब प्रचार किया था बीजेपी के पक्ष में, लेकिन अब उनको लोग मार रहे हैं क्योंकि उनको लोग मोदी जी समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है ये जनता है या फिर वो विपक्ष के लोग हैं जो जिन्हें हम असामाजिक तत्व कहते हैं, या मोदी जी के प्रति नाराजगी है उनकी? मैं आपको एक बड़ा अच्छा इसके ऊपर इंसिडेंस बताता हूँ। इस मुल्क की हिस्ट्री रही है कि जिसने इस मुल्क के अंदर कुछ भी अच्छा करना चाहा है तो डेफिनेटली मार खानी पड़ी है। आप महात्मा गांधी देख लीजिए, क्या मुल्क के लिए अच्छा नहीं किया, आप उनके ऊपर क्या रिजल्ट्स रहे हैं और क्या किस दौर से वो गुजरे हैं। तो डेफिनेटली मोदी जी को पता था कि ये तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, ये होना ही होना है, और उसके बीच में अगर उनको या उनके जो समर्थक हैं उनको कोई भी एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है तो मेरे ख्याल से तैयार थे इस बात। अकाली दल अगर यूपी में लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक बहुमत से अगर आती है तो क्या कुछ करेगी? अकाली दल ने कुछ अनाउंसमेंट्स हमारी जो हमने जो इकट्ठ किए हैं कई जगह पे यूपी में, अलग अलग जगह पे, कानपुर लखनऊ किया है, गाज़ियाबाद किया है और मेरठ किया है, सहारनपुर किया था, मौसम की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी उस दिन, वहाँ है, और अभी आगे भी करने जा रही है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो हम उठाने जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे जो प्रभारी हैं प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, उन्होंने बताया था कि किसानों के लिए जो पंजाब में हम एक्टिविटी करते हैं, जो रिलीफ देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्स का, वो डेफिनेटली करेंगे किसान बेल्ट के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ प्लान करी गई हैं बहुत अच्छे लेवल पे, और उसके अलावा जो पॉसिबल चीज़ें हैं, जैसे ही सरकार में हमारी दर्जा मिलता है, उसके अंदर जहाँ पे हम इम्पैक्टेबल होंगे
पूरे समाज के लिए जो बेस्ट एक्टिविटीज़ है वो मुद्दे हम लेके चलेंगे और उसको पूरा करेंगे। अगर बात करें यूपी में किसानों की, तो किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के बहुत सारे किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर बॉर्डर पर रोक दिया गया और लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें कई किसान घायल भी हुए। तो किसानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। किस तरह से सुधरेगी किसानों की स्थिति? देखिए, जब तक किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई किसान का दर्द जो किसान के अंदर रहा है वही समझ सकता है, और हमारी पार्टी से ज़्यादा किसान को, क्योंकि ग्रेनरी ऑफ इंडिया रही है पंजाब, और कोई नहीं समझ पाएगा इस बात को। ग्रेनरी ऑफ इंडिया रहना, मेंटेन करना और आज तक अपने देश को वहाँ से अनाज पैदा करके देना, ये किसान का धर्म भी है, फर्ज भी है, और वो उसको माँ की तरह मानता भी है। हमारी पार्टी फुल सपोर्ट में है इस चीज़ के कि किसानों के लिए जो बेनिफिट हम पंजाब में वहाँ की धरती के हिसाब से, यहाँ जैसे हमारी शुगर की और गन्ने की बहुत पैदावार है और अलग इलाकों में डिफरेंट पैदावार हैं, वो जो तजुर्बा हमने वहाँ से गेन किया है उसको यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट करके किसान को डेफिनेटली खड़ा करेगी हमारी पार्टी। लेकिन सर, यूपी में तो अभी गन्ना बकाया ही कई सालों का नहीं मिला है इनको। मेरे ख्याल से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बकाया नहीं मिला है, गन्ना बकाया है, बट वो गन्ना ना बकाया मिलना, इसी के लिए तो हमारी पार्टी है जो इनिशिएटिव ले रही है। किस तरह से आप लोग काम करेंगे? हम एक बार अपने आप को पहले प्रूफ कर दें कि हम इनके पास आ गए हैं, जब ये पब्लिक हमें गले लगाती है उसके बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी जो है एक किसान प्रधान राज्य कहा जाता है। किसानों की संख्या यूपी में ज़्यादा है। यूपी, पंजाब हुआ, तो हम यूपी की बात कर रहे हैं। तो और अभी हम कुछ गांव में गए थे यूपी में, तो वहाँ हमने देखा, लिखा हुआ, और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ये वायरल हुआ कि लिखा हुआ किसानों ने कि इस गांव में बीजेपी के नेता ना आए। किसानों की नाराज़गी इस कदर देखने को मिली यूपी सरकार के खिलाफ। बहुत जगह पे बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, किसान नाराज़ हुए हैं डेफिनेटली, और नाराज़ होना एक हक भी है अगर कोई चीज़ उनको नहीं मिलती है। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा भी आया है कि किसानों ने जो सदियों से काम नहीं हो रहे थे, जो काफ़ी टाइम से काम हमारी पार्टी ने आके करे हैं, जो अलायंस पार्टी है हमारी बीजेपी ने आके करे हैं और किसी पार्टी ने नहीं किए। बहुत जगह कर्जे माफ़ हुए हैं, बहुत जगह पे नए जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का जो एक धंधा बड़े हायर लेवल पे स्कैंडल्स चल रहे थे, वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके किसान तक पहुंचाया, जो कि हमेशा लाइन में खड़ा रहता था, उसको कभी भी नहीं प्रोवाइड होता था, लेकिन आज की डेट में वो सब उनको प्रोवाइड हो रहा है। अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जो, अगर बीजेपी और हमारी पार्टी इकट्ठे होकर अकाली दल आती है, अकाली दल के आने से एक बात ज़रूर रहेगी कि किसान का वो मुद्दा दर्द समझती है अच्छी तरीके से, और ये मुद्दे से वो कनेक्टेड ही रही है। हमारी पार्टी का बेस ही फार्मर रहा है, और यूपी एक बहुत बड़ा फार्मर बेस्ड स्टेट है। फार्मर बेस्ड स्टेट को फार्मर ही समझ सकता है, और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें वो चाहे बीजेपी के कोई भी सीनियर लीडर हैं और हमारे अकाली दल के कोई भी सीनियर लीडर हैं, हम इस चीज़ को बड़े गंभीर तौर पे लेते हुए और डेफिनेटली इस चीज़ को जड़ों तक पहुंच के उनकी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समझ लिया जाए कि अकाली दल के यूपी में आने से किसानों के अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं। आने चाहिए सर, किसानों के बहुत ज़रूरी अच्छे दिन आने वाले हैं, एंड हम इस बात के एश्योरेंस देते हैं। हमने जब भी मीटिंग करी है, हर जगह पे अनाउंसमेंट किया है कि किसानों को आते ही सबसे पहले हमारे जो अनाउंसमेंट्स होंगी वो किसानों के लिए होंगी। लेकिन सर, इसी तरह के वादे जो है योगी सरकार ने भी किए थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद हर कहीं से सुनने को आया किसी का 1 रुपया माफ़ हुआ, किसी का 20 रुपया माफ़ हुआ, किसी का 50 हुआ माफ़। तो इस तरह का एक तरह से किसानों के साथ मजाक ही हुआ था। बहुत आप सही कह रहे हैं। ऐसी देखिए, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि जब आप इतना बड़ा स्टेट चलाते हैं उसके अंदर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उस स्टेट के अंदर कहीं कोई मिस चीज़ नहीं होती है, पर ये हम गिनते हैं। अगर हम 100 जनों ने किसी चीज़ के लिए मांगी है और उसमें से 95 पूरी होती हैं, अगर 5 हमारे तक नहीं पहुंच पाई हैं और वो नहीं कवर कर पाए हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम एक और स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग करके टीम बनाएंगे ताकि वो 5 के लिए स्पेशल हम कवरेज दें इन फ्यूचर। क्योंकि वो 5 नहीं पहुंचे हुए हैं, हमारे लिए 95 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 5 इंपॉर्टेंट है कि वो 5 किसान क्यों छूटे, क्यों रहे। और बीजेपी के साथ बैठ के भी हम इस बात का डिस्कशन करते हैं कि जो चीज़ें कभी, पहली बात तो हम छोड़ते ही नहीं हैं, छूटता ही नहीं है। अगर वो छूट जाता है किसी वजह से, तो हमारी पार्टी बहुत सीरियसली उस चीज़ को एक्शन लेके
और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। बड़े बड़े चेहरे कौन होंगे यूपी में? ये बहुत अहम सवाल पूछा आपने, पर अहम टाइम नहीं है अभी ये अनाउंसमेंट का। ये फैसला हाईकमांड का रहेगा, हमारी का। वो बताएंगे कि आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जो जो बंदा उसको लिए अप्रोप्रिएट है, जो उस एरिया को समझता है, जो उस चीज़ के लिए बिल्कुल खरा उतरता है, उसी चेहरे को आगे किया जाएगा। चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है साहब, इंपॉर्टेंट है देव जी काम करना। यू शुड वर्क। हमारी पार्टी इज़ देयर टू वर्क। काम करना ज़रूरी है। आम आदमी तक, आम किसान तक, एक जनरल पब्लिक तक, एक जनरल लोगों तक हम अकाली दल को पहुंचाना चाहते हैं। वो इम्पोर्टेंट है। यूपी की सियासत में एक नाम और बहुत तेजी से उभर रहा है, चंद्रशेखर रावण, जो भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं, आजकल बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती जो हैं इनसे परेशान दिखाई दे रही हैं। उनको लग रहा है कि अब दलितों की देवी तो मैं पहले थी, अब दलितों के मसीहा भी आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती को अब इनसिक्योरिटी फील हो रही है। तो मुझे लगता है कि नई पार्टी से अकाली दल, आप बता रहे हैं 2014 से यूपी में काम कर रही है, लेकिन चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या चंद्रशेखर रावण से कोई दिक्कत होगी? चंद्रशेखर रावण से हमारी पार्टी को तो कोई मतलब ही नहीं है। इस चीज़ का दिक्कत हो ही नहीं सकती है। अगर वो मायावती हैं, अगर उनके कोई पर्सनल लेवल पे कोई चीज़ इफेक्ट करती है उस पार्टी को, वो और एक अलग मुद्दा है। दैट इज़ टू बी डेल्ट विद देम। हमारी पार्टी के लिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हमारी पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी फेयरली अपने टारगेट को लेके। हमारा टारगेट यही है कि एक अच्छा स्टेट बनाया जाए, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जिसके अंदर एक अच्छा समाज बनाया जाए, ताकि यूपी एक बेहतर वे में उभर के आ सके। वो चाहे किसान है, हम किसानों के साथ हैं, वो चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, हर एक के साथ है। मुद्दा ये है कि एक हेल्दी स्टेट डेवलप होना चाहिए। अगर वो हेल्दी स्टेट डेवलप हो रहा है तब तक सब सही है, और अगर हेल्दी स्टेट है तो हेल्दी देश होगा, हेल्दी देश है तो हमारा धरती के ऊपर नाम हेल्दी होगा। आई थिंक ऑल दी पार्टीज आर वर्किंग ऑन दैट, बट हमारी पार्टी एश्योरेंस देती है कि बिना उसके हमारा कोई टारगेट नहीं है। तो बिल्कुल यूपी में इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है, और जो मुद्दा रहेगा अकाली दल का वो किसानों को लेकर रहेगा, और किसानों के अच्छे दिन उत्तर प्रदेश में अब जरूर आने वाले हैं। देवनाथ पांडे, नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।